Hello everyone, welcome back to my channel Commerce Drill. I hope everyone is doing well. हमने हमारे लास्ट वीडियो में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1 का मेथड्स ऑफ कैपिटल के टॉपिक के ऊपर देखा था. आज हम देखेंगे हम फाइनल अकाउंट्स में कौन कौन से अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं और उनमें से पहला अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट को हम डिटेल स्टडी करेंगे. सो let's not waste much more time and begin with accounts to be prepared in final accounts. ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ऑलरेडी चार्ट प्रिपेयर करके रखा है अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड इन फाइनल अकाउंट्स का, जिसमें हम पहले बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट. ट्रेडिंग अकाउंट जैसा इसका नाम है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेड का मतलब होता है. तो यहाँ पर आपको गुड्स एंड फैक्ट्री ये दो वर्ड्स याद रखने हैं. मैंने यहाँ पर आपको कीवर्ड्स लिख के रखे हैं, जिस कीवर्ड से आपको ये हेल्प हो जाएगी कि आपको उस अकाउंट में पोस्टिंग करते समय आपको कौन से वर्ड्स याद रखने हैं. जैसे कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हो तो अगर वो गुड्स या फैक्ट्री से रिलेटेड है तो डेफिनेटली ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्टिंग हो जाएगी. सो यहाँ पे गुड्स एंड फैक्ट्री ये दो कीवर्ड्स हैं. ठीक है, अब ये कीवर्ड्स के अलावा जो मैंने वर्ड्स लिखे हुए हैं नीचे वो सारे के सारे आपको ऑब्जेक्टिव्स में आते हैं. जैसे ट्रेडिंग अकाउंट कौन से टाइप का अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट हमारा कौन से टाइप का अकाउंट है, तो इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट. इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, ये याद रखना है बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम. बट एक्सपेंसेस कौन से नेचर के होते हैं, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. यहाँ पर ये जो भी मैं येलो में मार्किंग कर रही हूँ ये आपके ऑब्जेक्टिव्स के क्वेश्चंस में आते हैं, और जो मैंने रेड बॉक्स में मार्किंग किया है ये कीवर्ड्स है ट्रेडिंग अकाउंट की पोस्टिंग के लिए. देन ट्रेडिंग अकाउंट से हमें आंसर में क्या मिलेगा, तो ट्रेडिंग अकाउंट से हमें आंसर में मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस. इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आएगा ये मैं फॉर्मेट एक्सप्लेन करने के एंड में मैं आपको बताऊंगी कि वो क्या क्या क्वेश्चन होते हैं. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कि ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आंसर आएगा वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ट्रांसफ़र होगा नेक्स्ट अकाउंट में यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. अब आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के ऊपर. सो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के कीवर्ड्स है ये तीन, कि यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड इनकम रिकॉर्ड होते हैं पर कौन से नेचर के, तो पहला होना चाहिए ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का होना चाहिए. सेकेंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन. तीसरा फाइनेंस. कुछ एग्जांपल्स बताती हूँ. ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि आपके ऑफिस में लोग काम करते हैं तो आप उन्हें सैलरी देंगे. आपके यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होता है तो इलेक्ट्रिसिटी बिल, टेलीफोन बिल, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीग्राम, ये कुछ खर्चे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हैं. सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आप गुड्स को बेचने के लिए जैसे एडवर्टाइज करते हो, डिस्काउंट्स देते हो, फिर आप ट्रांसपोर्टेशन पे करते हो, आपके यहाँ पे सेल्समैन होगा तो उससे सैलरी पे करते हो, तो ये सैलरी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस है. फाइनेंस एक्सपेंसेस जैसे कि आप इंटरेस्ट पे करते हो, इंटरेस्ट रिसीव करते हो, डिविडेंड हो जाता है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है. ठीक है, ये आपको याद रखना है पोस्टिंग पर्पस के लिए. अब ऑब्जेक्टिव पर्पस के लिए तो प्रॉफिट एंड लॉस भी कौन से टाइप का अकाउंट है, इट इज़ ऑल्सो अ नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट बिकॉज इट रिकॉर्ड्स ऑल द एक्सपेंसेस एंड इनकम, बट ऑफ विच नेचर, सो इट रिकॉर्ड्स एक्सपेंसेस एंड इनकम ऑफ इनडायरेक्ट नेचर. सो आपको याद रखना है ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनडायरेक्ट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको आंसर क्या मिलेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको आंसर मिलेगा नेट प्रॉफिट या नेट लॉस. अब ये जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस है ये फाइनल है. फाइनल यानी कि इसके बाद आपको और कोई खर्चे माइनस करने नहीं है. सो ये फाइनल वाला प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा ये पार्टनर्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसीलिए ये आपके आगे के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा. जो भी आपने अकाउंट बना रहेगा, कैपिटल अकाउंट रहेगा तो कैपिटल में, करंट अकाउंट बना रहेगा तो करंट अकाउंट में. ठीक है, मूविंग फर्दर आगे बढ़ते हैं, यानी कि आपका तीसरा टाइप का अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यानी कि ये वाला पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन इसके प्रीवियस वीडियो में ही देखा है. सो मैं प्रीवियस वीडियोस के जितने भी है उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. सो अगर आप मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट, अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशंस के लिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. ठीक है, सो
पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। मैं फिर से एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ। जैसे कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड होता है, तो यहाँ पर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो पार्टनर्स और उनके बिजनेस के बीच में हो रहे हैं। जैसे कि पार्टनर अपने बिजनेस को क्या क्या चीज़ें देता है, तो पार्टनर अपने बिजनेस को कैपिटल देता है, पार्टनर अपने बिजनेस से ड्राइंग्स नाम से गुड्स या पैसे पर्सनल यूज़ के लिए निकालता है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस अपने पार्टनर को देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर अपने बिजनेस को देंगे। तो इस प्रकार से ये जो ट्रांजैक्शंस है ये पार्टनर और बिजनेस के बीच में है। तो पार्टनर और उनके बिजनेस यानी फर्म के बीच में जो भी ट्रांजैक्शन होंगे वो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब ये करने के बाद उनकी कैपिटल अमाउंट चेंज होगी। अब ये कैपिटल अमाउंट जो चेंज होगी ये नई कैपिटल अकाउंट होगी। तो ये जो न्यू कैपिटल अमाउंट है ये ट्रांसफर हो जाएगी बैलेंस शीट में। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा पार्ट है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सी दो चीज़ें रिकॉर्ड होती है, तो बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं लायबिलिटीज एंड असेट्स। सो लायबिलिटीज यानी फिक्स लायबिलिटीज एंड करंट लायबिलिटीज, और उसी हिसाब से एसेट्स भी फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स, fictitious assets, every type of asset is recorded here in the balance sheet। अब पहली चीज़ याद रखना कि बैलेंस शीट कोई भी प्रकार ये अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं है। तो अब ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आएगा, अ बैलेंस शीट इज अ अकाउंट, तो आंसर इज फॉल्स बिकॉज बैलेंस शीट इज नॉट एन अकाउंट। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन। सो यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन में आता है वन सेंटेंस में व्हाट इज अ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट शोइंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ये क्लियरली लिखना है आपको। ठीक है, और लास्ट में बैलेंस शीट क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा। और जैसे बैलेंस शीट टैली हो गया यही आपका एंड पॉइंट होगा फाइनल अकाउंट्स का। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। So now let's move further with in detail explanation of a trading account. Okay, so see ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले आप कभी भी फाइनल अकाउंट्स का सम शुरू करेंगे तो आपको कितने अकाउंट्स बनाने हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, तीसरा आपको पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों में से एक बनाना है, एंड लास्ट बैलेंस शीट बनानी है। सो हम सारे के सारे अकाउंट्स को हम इन डिटेल स्टडी करने वाले हैं और इनके अंदर पोस्टिंग करने के लिए हमने देखा अभी कि हम कौन कौन से वर्ड्स याद रखेंगे। ठीक है, उसके हेल्प से हम यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आएगी उसके बारे में स्टडी करते हैं। सो दिस इज़ हाउ योर ट्रेडिंग अकाउंट इज़ गोइंग टू लुक लाइक, जिसमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट ऊपर सबसे पहले लिखना है इन द बुक्स ऑफ फर्म। आपके क्वेश्चन में फर्म का नाम दिया रहेगा और अगर नहीं दिया है तो पार्टनर्स के नाम आ जाएंगे। समझो मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ऐसे दिया है तो इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी आ जाएगा, या इन द बुक्स ऑफ फर्म ऐसे करके आप लिख सकते हो। फिर आपको हेडिंग देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको हेडिंग ही याद नहीं है आप पोस्टिंग डेफिनेटली मिस्टेक ही करोगे पोस्टिंग करने में। सो आपको हमेशा हेडिंग कैसे देना है, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, और जो भी ईयर क्वेश्चन में दिया रहेगा वो ईयर आएगा। फिर आपका अकाउंट दो साइड में डिवाइडेड है, वन इज़ डेबिट एंड अदर इज़ क्रेडिट साइड। सो डेबिट साइड में आपको लिखना है पर्टिकुलर्स रुपीस, आप अमाउंट AMT भी लिख सकते हो, एंड अगेन क्रेडिट साइड पे भी क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर्स रुपीस। इस तरीके से आपका फॉर्मेट रेडी हो गया। ठीक है, अब फॉर्मेट में दो अमाउंट के कॉलम क्यों है, तो दो अमाउंट के कॉलम के नाम है, पहला कॉलम है इनर कॉलम और दूसरा कॉलम है आउटर कॉलम, और आपको मार्क्स हमेशा आउटर कॉलम में लिखे हुए अमाउंट्स के लिए ही मिलने वाला है। सो आपको आउटर कॉलम और इनर कॉलम का यूज़ पता होना चाहिए। जिन चीज़ों को एडजस्टमेंट्स नहीं है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया है वही अमाउंट उनका फाइनल अमाउंट है, तो फाइनल अमाउंट है तो सीधा उस चीज़ को यहाँ लिखो और सीधा अमाउंट आउटर कॉलम में डाल दो। ठीक है, लेकिन जिन चीज़ों को एडजस्टमेंट होगा उन्हें हम लिखेंगे, पहले इनर में अमाउंट आएगा, फिर प्लस या माइनस का जो भी एडजस्टमेंट करना रहेगा वो प्लस या माइनस करेंगे एंड देन उसे आउटर कॉलम में लेंगे। तो इस तरीके से जिन चीज़ों को एडजस्टमेंट होगा उन चीज़ों को हम
इनर में लिखेंगे पहले एंड देन एडजस्टमेंट करने के बाद फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में आएगा, और जिन चीज़ों को एडजस्टमेंट नहीं है उसे हम डायरेक्टली आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, सो अब पहले ट्रेडिंग अकाउंट की वो 4 चीज़ें हम देखेंगे जो आपको हर क्वेश्चन में डेफिनेटली आएगी, बिकॉज हम बिज़नेस के अकाउंट्स लिख रहे हैं, बिज़नेस में ये 4 चीज़ें आपकी होने ही वाली है। तो अब ये 4 चीज़ें कौन सी है? सो मेरे साथ में आप इसे बोलते जाइए, सो आपका बायहेटेशन होते जाएगा। तो पहला है टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक यानी क्या? सो ये ओपनिंग स्टॉक इस साल के शुरू में है, यानी ये स्टॉक यानी क्या होता है कि जो अनसोल्ड गुड्स है, यानी जो गुड्स ईयर एंड में बेचना रह जाता है या बिका नहीं है, उन्हें हम स्टॉक कहते हैं। ठीक है, तो जो ये ईयर एंड में स्टॉक बच जाएगा वो क्लोजिंग स्टॉक, तो नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में वही बन जाता है ओपनिंग स्टॉक। तो हमेशा हम कभी भी ओपनिंग स्टॉक से शुरू करते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, और इसको हमेशा आपको याद रखना है। आपको 12th स्टैंडर्ड में इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, यानी इसका अमाउंट हमेशा आउटर कॉलम में ही जाएगा आपका। दूसरा, टू परचेजेस मतलब हमने गुड्स को खरीदा, क्योंकि हमें गुड्स बेचना है तो हम खरीद रहे हैं, हम लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो परचेजेस, लेकिन मैंने इसे इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि कभी कभी आपके क्वेश्चन में आपको परचेज रिटर्न्स दिए रहते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, हमेशा परचेज में से परचेज रिटर्न्स माइनस करना है। ठीक है, अब परचेज रिटर्न का दूसरा नाम में हम पढ़ेंगे। परचेज रिटर्न को दूसरे नाम से बुलाया जाता है रिटर्न आउटवर्ड्स। इस तरीके से आपको दोनों नाम याद रखते हैं, परचेज रिटर्न आया या रिटर्न आउटवर्ड आया तो आपको याद रखना है परचेज रिटर्न्स है वो। ठीक है, और ऐसा लिखने से क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल यानी कि ये नेट अमाउंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जिनको ये 2 चीज़ें याद हो गई, कौन सी 2 चीज़ें? पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेजेस। अब इन दोनों का ऑपोजिट करना है आपको। तो परचेज का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? सेल्स। तो क्रेडिट साइड पे बाय सेल्स, आपने गुड्स खरीदे तो डेफिनेटली आप बेचेंगे भी, तो जैसे परचेज का परचेज रिटर्न होता है वैसे ही सेल्स का सेल्स रिटर्न भी होता है। तो सेल्स रिटर्न आपको माइनस करना है एंड देन आउटर कॉलम में लिख देना है। ठीक है, सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम, तो जैसे परचेज रिटर्न का नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। आप शब्दों को बराबर पकड़िए, रिटर्न आउटवर्ड, तो रिटर्न यानी वापस, आउटवर्ड यानी बाहर जाना। तो पहले जब गुड्स आया रहेगा तभी ही बाहर जाएगा, इसीलिए उसे परचेज रिटर्न कहते हैं। तो यहाँ पे सेल्स को क्या कहेंगे? रिटर्न इनवर्ड, यानी कि रिटर्न आया, अंदर आया, यानी कि पहले वो बाहर गया रहेगा, सेल्स हुआ रहेगा, तभी वो वापस अंदर की तरफ आ सकता है, यानी कि बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हो गई। इसके अलावा ओपनिंग स्टॉक लिखा है मैंने, तो ओपनिंग स्टॉक का ऑपोजिट, तो ईयर एंड में जो भी स्टॉक बच जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो ये चीज़ें आप याद रखिए कि आपके क्वेश्चन में ये 4 चीज़ें तो होनी ही हैं। ठीक है, और यही 4 चीज़ें अगर आप अमाउंट और नेम के साथ लिख देते हैं तो आपके कुछ मार्क्स तो सिक्योर हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमने पिछले चार्ट में क्या देखा? हमने देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में 2 कीवर्ड्स याद रखने हैं। कौन से है वो? एक है गुड्स और दूसरा है फैक्ट्री। ठीक है, तो पहले हम गुड्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये जो मैंने चारों ही शब्द लिखे हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ये सब गुड्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब आपको एक और पॉइंट याद दिला देती हूँ मैं गुड्स के बारे में। वो ये है कि गुड्स आप बिजनेस में लाते कैसे हो? तो गुड्स आप बिजनेस में कैसे लाते हो? परचेस करके लाते हो। ठीक है, लेकिन गुड्स अब लाया है तो वो बिजनेस के बाहर भी जाएगा। बिजनेस के अंदर आ गया परचेस करके, अब बिजनेस के बाहर जाएगा। तो बिजनेस से बाहर जाने का पहला रास्ता तो हम लिख चुके हैं, वो है सेल्स। पर और भी तरीके हैं जहाँ पे गुड्स आपके बिजनेस के बाहर जाता है और वो अलग अलग नाम से जाता है। सो यहाँ पे आपको याद रखना है, गुड्स कमिंग इन डेबिट में लिखा यानी परचेस, और गुड्स गोइंग आउट जब गुड्स बिजनेस के बाहर जाएगा
तो आपको ट्रांजैक्शन क्वेश्चन में जो भी दिया जाएगा आपको इजीली पढ़ के समझ में आ जाएगा कि गुड्स आर कमिंग इन और गोइंग आउट। ठीक है, तो कमिंग इन यानी कि गुड्स बिजनेस में आने का रास्ता एक ही है, वो है परचेज। अब गुड्स बिजनेस से बाहर जाने के रास्ते के बारे में बात करेंगे। तो पहला रास्ता है सेल्स। सेल्स के अलावा सेकंड, अगर किसी पार्टनर को अपने बिजनेस से जो गुड्स है वो चाहिए पर्सनल यूज़ के लिए, तो बाय गुड्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। जो भी पार्टनर के आपका नाम क्वेश्चन में दिया रहेगा, मिस्टर ए ने गुड्स विड्रॉ किया, मिस्टर ए विड्रॉन गुड्स फ्रॉम द बिजनेस, तो आप लिख देंगे बाय गुड्स टेकन ओवर बाय मिस्टर ए। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बिकॉज वो बिजनेस से बाहर लेके जा रहे हैं। दूसरा, बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल्स। आप गुड्स को फ्री में बांटते हो एडवर्टाइज करने के लिए, तो आपके बिजनेस से बाहर जा रहा है गुड्स, भले ही आप फ्री में दे रहे हो। सो इन दैट केस इसकी भी एंट्री आपको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्यों करना है, क्योंकि रूल है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो गुड्स हमारा रियल अकाउंट है, तो उस हिसाब से गुड्स के बारे में जब जब आप लिखोगे तो गुड्स बिजनेस से बाहर जाने का अगर पॉइंट समझ में आया तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में डाल देना है। नेक्स्ट, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट और इन ट्रांजिट। ये क्या लिखा है मैंने, बाय गुड्स लॉस्ट बाय फायर यानी आग लगने की वजह से, दूसरा थेफ्ट यानी कि चोरी होने की वजह से, तीसरा इन ट्रांजिट यानी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। तीनों ही इसमें हमारे गुड्स का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है बट गुड्स बिजनेस से बाहर जा रहे हैं, तो ये भी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, परचेजेस की वजह से गुड्स बिजनेस में आए और गुड्स बिजनेस से बाहर जाने के इतने सारे रास्ते थे। पहला, आप गुड्स को बेचते हो तो बिजनेस से बाहर जाते हैं। दूसरा, पार्टनर कोई लेके गया तो वो बिजनेस के बाहर जाएंगे। नेक्स्ट, गुड्स आप फ्री सैंपल के तौर पे बांटते हो, या गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट या इन ट्रांजिट अगर आपके क्वेश्चन में आ गया है तो आप उसे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दोगे। ठीक है, अभी भी गुड्स के बारे में ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी गुड्स के बारे में जानकारी बाकी है। तो अब क्या बाकी है, तो ये हमने देखा गुड्स आने और जाने का रास्ता। तो जाने का रास्ता तो हो गया हमारा ख़त्म। अब गुड्स आपने बिजनेस में लाया है, तो गुड्स बिजनेस में आ तो गया, पर गुड्स को बिजनेस में लाने के लिए आप बहुत सारे खर्चे करते हो। सो लेट्स सी, गुड्स को बिजनेस में लाने के लिए आप कौन कौन से खर्चे करते हो। ठीक है, तो गुड्स को बिजनेस में लाने के लिए आप रॉयल्टीज़ देते हो, फिर 2 कैरेज, या कैरेज की जगह पे आपको सिर्फ कैरेज आया या कैरेज इनवर्ड। कैरेज यानी कि एक तरीके से आप हमाली देते हो लोगों को, तो आपके बिजनेस में ये गुड्स आया तो गुड्स आने का खर्चा भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखना है, क्योंकि जब तक गुड्स आएगा नहीं, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी, फैक्ट्री में नहीं आएगा, तो ये सारे के सारे जो हम खर्चे अब लिख रहे हैं, ये सारे के सारे खर्चे आपके गुड्स बनाने में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, सो रॉयल्टीज़ हो गया, कैरेज या कैरेज इनवर्ड। फिर कैरेज जैसा ही होता है, अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो कैरेज की जगह पे आप देते हो फ्रेट, या फिर फ्रेट को फिर से वही मैं बोलूँगी फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड यानी कि गुड्स आने के टाइम का खर्चा दे रहे हो। ठीक है, फ्रेट हो गया, फ्रेट इनवर्ड हो गया। फिर कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी आपका डॉकयार्ड पे आता है गुड्स, तो आप कस्टम ड्यूटी पे करते हो, वहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, डॉक चार्जेस भी पे करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन समझो आपने वो जो गुड्स है वो इंडिया के बाहर से मंगवाया है, तो इंडिया के बाहर से मंगवाते हो तो आपको पे करना पड़ता है इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी हो गया। ठीक है, अब ये सारे के सारे खर्चे जो मैंने लिखे हैं ये गुड्स को लाने के खर्चे हैं। ठीक है, इसके अलावा अब हम बात करेंगे फैक्ट्री के बारे में। गुड्स के बारे में हो चुका है, गुड्स के बारे में जितने भी एक्सपेंसेस थे वो हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे हमारे फैक्ट्री एक्सपेंसेस के बारे में। सो फैक्ट्री एक्सपेंसेस में
क्या क्या खर्चे आएंगे। तो जैसे ही गुड्स फैक्ट्री में आ गया, गुड्स को मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मैन्युफैक्चर करने के लिए मशीन्स होगी, मशीन्स को चलाने के लिए वर्कर्स होंगे। तो वर्कर्स को आप क्या पे करोगे, वेजेस पे करोगे। वर्कर्स को क्या पे करते हैं हम लोग, वेजेस पे करते हैं, ठीक है। इसके अलावा वर्कर्स को और क्या पे किया जाएगा, तो यहाँ पे वेजेस को देने के दो तरीके हैं, एक वेजेस और दूसरा वेजेस एंड सैलरीज दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना। अगर सिर्फ वेजेस दिया है तो बहुत क्लियर है कि वेजेस आप फैक्ट्री में ही पे करते हो, क्योंकि वेजेस यानी डेली वेजेस आप पे करते हो। लेकिन अब आपका सवाल आ जाता है कि अरे वेजेस एंड सैलरीज दे दिया मैम, तो क्या करेंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये वेजेस एंड सैलरीज बोलो या सैलरी एंड वेजेस बोलो, ये है एक ही नाम। आपको कभी भी ये एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। आपको बस याद रखना है पोस्ट करने के टाइम पे पहला नाम कौन सा दिया है। तो अगर वेजेस एंड सैलरीज दिया है तो पहला नाम वेजेस है, तो ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट होगा। और इसी जगह पे अगर मैं आपको लिख के दूँ सैलरीज एंड वेजेस, तो पहला नाम में क्या आया, सैलरीज, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। सो इस तरीके से वेजेस हो गया। फिर इसके अलावा आप क्या पे करते हो आपके फैक्ट्री में। सो अगर आपकी फैक्ट्री खुद की नहीं है, रेंटेड है, तो आप क्या पे करोगे, फैक्ट्री का रेंट पे करोगे, ठीक है। फिर फैक्ट्री को सेफ करने के लिए, सेफ रखने के लिए, या आप क्या निकाल के रखोगे, सिक्योरिटी के तौर पे फैक्ट्री का इंश्योरेंस निकाल के रखोगे। तो फैक्ट्री इंश्योरेंस भी आ गया। फिर आप फैक्ट्री में हमें लाइट्स लगेगी, करेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है, तो यहाँ पे हम उसे कहते हैं फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग। फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग ये यूज़ होता है। फिर आपके फैक्ट्री में मोटर जो यूज़ होती है या फ्यूल्स यूज़ होते हैं, तो फ्यूल के लिए क्या लगता है, मोटिव पावर लगता है, तो मोटिव पावर यहाँ पे आ जाएगा। फिर आपके फैक्ट्री में फ्यूल, और भी फ्यूल यूज़ होता है, जैसे कि कोल, गैस, वाटर, इसका इस्तेमाल होता है। ये सारे खर्चे हैं, और खर्चे हमेशा हम डेबिट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये 11th स्टैंडर्ड में हम पढ़ते हैं, ठीक है। फिर और क्या चीज़ें की जाती है फैक्ट्री में, तो इसके अलावा आपको अपने फैक्ट्री का समझो पूरे फैक्ट्री को संभालने के लिए एक इंसान मैनेजर रखा रहेगा, तो उसकी सैलरी भी आपको ट्रेडिंग अकाउंट में डालती हैं, क्योंकि वो भी डायरेक्टली आपके प्रोडक्शन से रिलेटेड है। यस, आप एक और चीज़ लिख सकते हो यहाँ पे, वेजेस को एक और नाम है प्रोडक्टिव वेजेस, तो प्रोडक्टिव वेजेस भी यहाँ पे आएगा। और जैसे मैंने कहा मैनेजर की सैलरी, तो उस मैनेजर को कहा जाता है टू वर्क्स मैनेजर सैलरी, ठीक है। सो इस तरीके से हमने बहुत सारे नाम देखे जो ट्रेडिंग अकाउंट में एज एक्सपेंसेस आएंगे। वर्क्स मैनेजर सैलरी, अगर सैलरी दिया है सिर्फ, तो वो नॉर्मल सैलरी है जो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। पर क्लियरली अगर मेंशन्ड है वर्क्स मैनेजर सैलरी, तो याद रखो ये ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाएगा, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अगर एक नॉर्मल आपका एक प्रोडक्ट रेडी हो गया है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है एक प्रोडक्ट को 2 बार पैकेजिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो फैक्ट्री से जब वो निकलेगा तो एक बेसिक पैकिंग की जाएगी, उसको अभी तक सेल के लिए रेडी नहीं किया, बट एक बेसिक पैकिंग करके रखेंगे, तो उसे कहते हैं प्राइमरी पैकिंग। अगर प्राइमरी वर्ड आया है तो ही वो ट्रेडिंग में आएगा, अदरवाइज अगर पैकिंग वर्ड आया है तो वो सीधा सीधा चला जाएगा हमारे अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्राइमरी पैकिंग चार्जेस अगर ऐसा कुछ आता है तो ये भी यहाँ पर आ जाएगा। बट मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट्स याद रखिए कि आपके क्वेश्चन में ये जितने भी मैंने एक्सपेंसेस दिए हैं, ठीक है, डेबिट साइड पे सारे क्या है, एक्सपेंसेस है। तो आपको याद रखना है कि पहली 4 चीज़ें जो मैंने बताई, तो पहली 4 चीज़ें कौन कौन सी थी हमारी, ओपनिंग स्टॉक, मैं यहाँ पे अलग कलर से आपको मार्क करके बताती हूँ सो दैट आपको याद रहे। पहली चीज़ क्या थी हमारी, ओपनिंग स्टॉक, दूसरा परचेज, और उसमें से माइनस होगा परचेज रिटर्न। ये याद रखो, हमेशा बाय हेड करते टाइम आप साथ में ही याद रखोगे कि परचेज में से क्या माइनस होता है, परचेज रिटर्न। क्यों, क्योंकि ये आपको आपके चैप्टर नंबर 10 में भी बहुत यूज़फुल होने वाला है। थर्ड है
पर जिनको ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस याद हो गया तो ये दोनों वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड, सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस होगा एंड लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक। ये 4 चीज़ें तो फिक्स है कि हर क्वेश्चन में आएगी। फिर इसके अलावा ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादातर क्वेश्चंस में है ही, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं याद रखो। कैरेज या कैरेज इन रोड, ठीक है। फिर कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी पूछा जाता है। वेजेस होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन में वेजेस आएगा आपका, ठीक है। फिर फैक्ट्री रेंट हो सकता है, फैक्ट्री इंश्योरेंस हो सकता है, लाइटिंग हीटिंग हो सकता है। तो ये कुछ एक्सपेंसेस है जो ज़्यादातर क्वेश्चन में रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप जब भी फॉर्मेट पढ़ते हो तो फॉर्मेट आपको पूरा ही पढ़ना है, पर जब हम सम्स पे आएंगे तो आपको धीरे धीरे रियलाइज़ हो जाएगा कि अरे ये ट्रांजैक्शंस है, ये पोस्टिंग्स है जो हर क्वेश्चन में आती है। तो डेफिनेटली वी आर प्रिपेयर्ड कि अगर ये हर क्वेश्चन में आती है तो क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में भी तो आएगा ही, करेक्ट। तो आप बिना टेंशन के ये चीज़ें ध्यान में रखने की कोशिश कीजिए। और मैंने यहाँ पर सारी की सारी पोस्टिंग्स 2 ही शब्दों को लेके बताई है जो हमने शुरू में पढ़ी थी। वो 2 शब्द कौन से हैं, पहला गुड्स और दूसरा फैक्ट्री। ये 2 वर्ड्स को ध्यान में रखते हुए ही ये सारी पोस्टिंग्स की गई है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट से आंसर जो है हमारा, वो आंसर कैसे निकालना है हमें, ठीक है। अब आंसर निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ है, हमें अकाउंट को बंद करना रहता है। तो अकाउंट बंद करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है, और ये प्रोसीजर अगर आपको इस अकाउंट में समझ आ गया तो आगे के जितने भी चैप्टर्स है सब में प्रोसीजर सेम है अकाउंट को बंद करने का। तो अकाउंट बंद करने का प्रोसीजर मैं रेड पेन से लिख रही हूँ, यानी कि आपको पेंसिल से ये करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको हमेशा सबसे पहले जब भी कोई भी अकाउंट बंद करते हो तो दोनों साइड के आउटर कॉलम का टोटल लीजिए। पहले डेबिट साइड का टोटल लीजिए, फिर क्रेडिट साइड का टोटल लीजिए, ठीक है। टोटल लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि कौन से साइड का टोटल बड़ा है, ठीक है। तो जो साइड का टोटल बड़ा है उस हिसाब से आपका डिसाइड होगा कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस। तो जैसे मैंने कहा, डेबिट में सारे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड हुए हैं, क्रेडिट में इनकम रिकॉर्ड होता है, क्योंकि ये हमारा नॉमिनल अकाउंट है। आपको इस तरीके से याद रखना है। सो अगर समझो आपका क्रेडिट साइड बड़ा आया यानी डेबिट साइड छोटा आया, तो अब आपको क्या करना है, जो साइड आपको बड़ा मिला अब नीचे की तरफ इस तरीके से लाइन करनी है आपके अकाउंट में, ऊपर 1 लाइन और नीचे की तरफ 2 लाइन। ये आपको आपके पेन से करना होता है। जो साइड बड़ा आया है उसी को मैं दोनों साइड लिखूंगी। अकाउंट बंद करने के लिए हमेशा बड़े टोटल की ज़रूरत पड़ती है। तो मैंने जो पहले बड़ा टोटल निकाला, एक साइड छोटा था, एक साइड बड़ा टोटल था। कभी कभार इक्वल आता है, यानी आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब यहाँ पे हमारा क्रेडिट साइड बड़ा आया, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा था, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। क्रेडिट साइड पे हम इनकम रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड पे हमारे सारे खर्चे हैं। और मैंने अभी क्या बताया कि क्रेडिट साइड बड़ा है और डेबिट छोटा है, यानी कि हमारा इनकम ज़्यादा है और उसमें से खर्चा कम है। तो इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद जो बचेगा वो डेफिनेटली क्या होने वाला है, हमारा प्रॉफिट आएगा, ठीक है। सो हमारा टोटल लेने के बाद बड़े साइड से छोटा साइड का टोटल माइनस किया तो यहाँ पर आंसर मिलेगा छोटे वाले साइड पे। तो यहाँ क्या मिलेगा आंसर, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट, लेकिन कौन सा प्रॉफिट है, तो इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ठीक है। जो भी आंसर आया आपका बड़े टोटल से छोटा टोटल माइनस करके, यानी कि ये हमारा इनकम में से एक्सपेंसेस सारे पे होने के बाद ये पैसा बचा है, लेकिन ये ग्रॉस प्रॉफिट है। और ग्रॉस प्रॉफिट कभी भी पार्टनर्स नहीं लेते, क्योंकि अभी भी बिजनेस के एक्सपेंसेस माइनस करना बाकी है। और ये कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तो ये ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट आगे जाएगा, फिर उसमें और भी खर्चे माइनस होंगे एंड देन फाइनल प्रॉफिट पार्टनर्स को मिलता है। लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है स्टूडेंट्स। इसका उल्टा क्या होगा कि क्रेडिट साइड छोटा आया और डेबिट साइड बड़ा आया, तो प्रोसीजर सेम है। जो बड़ा साइड आया उसे पहले दोनों साइड लिखेंगे
एंड देन बड़े वाले साइड से छोटा वाला साइड जब माइनस करेंगे तो अब इस बार आंसर इस साइड पे आ जाएगा, क्योंकि इस बार डेबिट बड़ा था और क्रेडिट छोटा था। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय ग्रॉस लॉस कैरी डाउन, और ये जाएगा ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। सो इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और 2 आपके ऑब्जेक्टिव्स करवाती हूँ, लेकिन ये 2 ऑब्जेक्टिव्स करने के लिए आपको 2 मेन वर्ड्स सीखना ज़रूरी है। पहला है बैलेंस और दूसरा है बैलेंसिंग फिगर। अब बैलेंस क्या होता है और बैलेंसिंग फिगर क्या होती है वो मैं बताती हूँ आपको। बैलेंस यानी अकाउंट का कौन सा साइड बढ़ाया, उसे कहते हैं कि वो अकाउंट उस बैलेंस का अकाउंट है। जैसे कि अगर मैंने कहा पहले कि ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड बढ़ाया, तो वो कहेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट इज़ अ क्रेडिट बैलेंस अकाउंट। ठीक है, और बैलेंसिंग फिगर यानी कि जो हमने किया बड़े अमाउंट से छोटा अमाउंट माइनस किया और माइनस करने के बाद जो आंसर आया उसे कहते हैं बैलेंसिंग फिगर, यानी कि ये अमाउंट, ये साइड भी बैलेंसिंग फिगर यानी ये वाली अमाउंट जो हमने निकाली बड़े टोटल से छोटा टोटल माइनस करके। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या होता है, तो आपके जो 2 मार्क के क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ वो ये है, डेबिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसका आंसर क्या आएगा, क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इसका आंसर क्या आएगा। सो सिंपल है इसका आंसर। पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है, डेबिट बैलेंस। मैंने क्या कहा, बैलेंस यानी क्या होगा, टोटल। ठीक है, तो टोटल यानी डेबिट बैलेंस अगर वो बता रहे हैं, यानी कि अगर इस अकाउंट का, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड वाला टोटल बड़ा आया है तो आंसर कौन से साइड आएगा, ये साइड। तो आंसर क्या आएगा, ग्रॉस लॉस। और वहीं पे क्रेडिट बैलेंस ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट यानी क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा आया है, तो क्रेडिट साइड का टोटल अगर बड़ा आया है यानी आंसर ये है हमारा, तो आंसर विल बी ग्रॉस प्रॉफिट। सो इस तरीके से हमने इन डिटेल ट्रेडिंग अकाउंट देखा कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड होती है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप डेफिनेटली उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, एंड अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आते रहे, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा फॉर नोटिफिकेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट लेके आऊँगी।